हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग सामान्य बहुत सारे रोगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछेंगे सवाल। हम लोगों ने कल के सेशन में हमने स्टार्ट किया था इम्यूनिटी के बारे में, तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इम्यूनिटी के बारे में और कंसेप्ट को आगे क्लियर करेंगे। बच्चों, आप लोगों को कल कराया गया इम्यूनिटी के बारे में। हम लोगों का चैप्टर कौन सा है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था। कल हम सामान्य रोगों के बारे में बात कर चुके हैं। हम सामान्य रोगों के बारे में बात कर चुके हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में कल हमने बात की थी कि इम्यूनिटी जो है, जो प्रतिरक्षा होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, कल हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिकल बैरियर्स के बारे में बताया था कि हमारा सबसे मेन फिजिकल बैरियर जो है वो है स्किन। सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को ये रोकता है और रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो इपिथेलियल लाइनिंग में म्यूकस की कोटिंग होती है वो भी फिजिकल बैरियर्स का काम करती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। जैसे स्टमक में एसिड के रूप में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पाए जाते हैं। हमारे माउथ में सलाइवा के रूप में फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट है। हमारी आईज में टीयर्स के रूप में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट हैं। और ये सभी उपरोक्त बैरियर्स जो हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी बच्चों सेलुलर बैरियर्स की। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे ब्लड में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो सेलुलर बैरियर्स का काम करती हैं, यानी कि कोशिकीय स्तर पर ये रोगों से बचाती हैं हमको, है ना। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताया गया था, PMNL न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया गया था, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर्स जो हैं लिम्फोसाइट का एक प्रकार है उसके बारे में बताया गया था। और ये बताया गया था कि टिश्यूज की माइक्रोफेजेस जो माइक्रोब्स के फैगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। वो सभी किसका काम करते हैं? सेलुलर बैरियर्स का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो आपका इनेट इम्यूनिटी में बैरियर था वो था साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स, है ना, वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो इंटरफेरॉन्स नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट करती है ना। सिक्रीट्स क्या? इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन, इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं। और वो प्रोटीन जो है वो क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचा लेती है। ठीक है, तो ये आपका इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी के बारे में चारों पॉइंट्स हो गए। अब बच्चों आता है आपके सामने, क्योंकि हमने जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में बात कर ली, तो अब हमारे सामने आता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमें वर्ड पे ही ध्यान देंगे। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि वो हमें वी हैव टू अक्वायर, हमें अक्वायर करनी होती है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि हम अपना इम्यूनिटी का पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी के टैबलेट्स लेते हैं, तो क्या हम इम्यूनिटी को अक्वायर कर रहे हैं।
हम अपने खान पान के द्वारा इम्यूनिटी को अक्वायर कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से हम इम्यूनिटी को अक्वायर कर सकते हैं। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसके बारे में हम समझेंगे एक्चुअल में ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में भी समझेंगे और ये कैसे काम करती है ये भी हम देखेंगे। तो हेडिंग है आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों, या उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी पर बेस्ड होती है। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक, और मेमोरी बेस्ड। पैथोजन स्पेसिफिक होती है और मेमोरी बेस्ड होती है। लेकिन ये कैसे होती है ना? तो हमने देखा कि जब हमारा शरीर पहली बार किसी पैथोजन का सामना करता है, किसी रोगजनक का सामना करता है, तो वो लो इंटेंसिटी का एक रिस्पॉन्स पैदा करता है जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब जब उसी पैथोजन से हमारे शरीर का दोबारा से कभी सामना होता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी का एक सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स पैदा होता है ना? इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर के पास पहले एनकाउंटर की क्या होती है, मेमोरी होती है। जब पहली बार कोई रोगजनक जो है हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो शरीर थोड़ा सा रिएक्ट करता है ना? लेकिन अगर दोबारा से कभी वही चीज आती है तो उससे क्या होता है, तब फिर बॉडी के अंदर वो मेमोरी होती है इनबिल्ट, और जिससे फिर शरीर बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है ना? क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे जो आक्रमण किया था किसी पैथोजन ने, उसकी मेमोरी एनकाउंटर की थी हमारे शरीर के पास। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट की सहायता से होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अच्छी तरह से समझने के लिए लिखेंगे, पहली बार रोगजनक के शरीर पर आक्रमण होते ही शरीर क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है और दोबारा उसी रोगजनक के आक्रमण पर शरीर कैसा रिस्पॉन्स करता है बच्चों, सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है, अब देखो ये किसकी सहायता से होता है। देखो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा हाई इंटेंसिटी का होता है। कैसा होता है, ये होता है हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स। हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है।
अब प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बी साइट्स और इसमें टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली बार जब रोगजनक शरीर पर आक्रमण करता है तो शरीर प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा कम रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए बी लिम्फोसाइट्स, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए टी लिम्फोसाइट्स, मतलब इनकी सहायता से ये रिस्पॉन्स होता है ना। तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है ना, बहुत ध्यान से पहले इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पैथोजन के रिस्पॉन्स में कौन है? बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट क्या है? ये हमारे ब्लड में प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोटीन की आर्मी क्या करती है बच्चों? ये प्रोटीन की आर्मी क्या करती है? पैथोजन से लड़ाई करती है। क्या करती है? प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन की आर्मी जो रोगजनक या पैथोजन से लड़ सके, है ना। तो बी लिम्फोसाइट का क्या काम है? अगर क्वेश्चन में आ गया कि बी लिम्फोसाइट का क्या काम है आपका, तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करती है, और जो क्या करते हैं? रोगजनक या पैथोजन से लड़ सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस होती है, इन प्रोटीन आर्मी को क्या कहा जाता है? सामान्य तौर पर ये प्रोटीन आर्मीज जो हैं, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? यही प्रोटीन आर्मीज जो है एंटी बॉडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटी बॉडीज कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया कि बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि बी लिम्फोसाइट क्या रिलीज करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, समझ में आया? जैसे पहली बार जब व्यक्ति बीमार होगा, एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर में तभी हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक सभी बच्चों का? इसको नोट करेंगे। अब दो तरीके की लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था, एक होती है टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट का क्या काम है? टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका खुद तो एंटीबॉडीज नहीं सीक्रेट करती है, पर प्रोटीन प्रोड्यूस करने में बीटा सेल्स की सहायता करती है। स्वयं एंटीबॉडीज ना बनाकर बीटा सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में
सहायता करती है। क्लियर है सभी बच्चों का? दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं। जब हम पहली बार बीमार होते हैं तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो हमारे शरीर में एक प्रोटीन का आर्मी प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम उस प्रोटीन आर्मी को हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। और जब हम दोबारा उसी किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनती हैं, जो कि सेकेंडरी रिस्पांस के तहत। और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो खुद से एंटीबॉडीज तो नहीं बनाती हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं। सभी बच्चों का यहां तक क्लियर हो गया? ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया? आज हम कोशिश करेंगे कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिनिश करेंगे। हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में क्लियर बात कर ली है। अब हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आपको एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर देखना है इसमें, और उसके बाद आपका आज के सेशन में ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पार्ट जो है वो फिनिश करेंगे हम सब, है ना? अब आगे देखें क्या होता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब आगे बढ़ेंगे हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में, क्योंकि अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्या है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का? In every antibody molecule, हर एक प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब ये जो 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं बच्चों, इसमें से 2 छोटी लाइट चेन्स होती हैं और 2 बड़ी हैवी चेन्स होती है ना। तो 2 छोटी लाइट चेन्स और 2 बड़ी हैवी चेन्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, जिसमें से 2 छोटी जो है लाइट चेन्स होती हैं और 2 बड़ी हैवी चेन्स होती हैं। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? H2L2, है ना? ये हो गई हैवी की 2 और ये हो गई लाइट की 2। क्लियर है? अब ये वाला H2L2 के रूप में हर एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा शरीर है बच्चों, हमारे शरीर, पहले ये नोट करेंगे आप सभी, क्योंकि पीछे क्या होता है ना, स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है अगर आपको पहले से चीजें पता नहीं है ना। अब हमारी बॉडी जो है, मनुष्य का शरीर जो है, इसमें अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ एंटीबॉडीज के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम एंटीबॉडीज।
कौन कौन से हैं? कुछ एंटीबॉडीज के एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे। क्लियर है? 4 तरीके के एंटीबॉडीज के आपको मैंने नाम बताए। तो कुछ बहुत सारे एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए। अब क्या करेंगे, एंटीबॉडी का आपको डायग्राम बनाना सीखना है। तो पहले हम ये इंफॉर्मेशन नोट करेंगे कि अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं बच्चों, हम एंटीबॉडीज का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। ये है लाइट चेन, लाइट चेन। और ये क्या है, ये है हैवी चेन। ये क्या है, ये भी है लाइट चेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्डिंग भी हो रही है। कैसे हो रही है बॉन्डिंग?
क्लियर देख पा रहे हैं बच्चों? कुछ इस तरीके का वेट करेंगे, ये वाला हम इरेज करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मैंने लेवलिंग की हुई है ना। तो ये क्या है? ये आपका एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम है ना। अब इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे है? ये दोनों ऊपर जो खांचे जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ रही है, ये और ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये क्या है? ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो इसका डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स है। अच्छा, ये जो बीच में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी आपको, यहाँ बीच में ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब ये कैसे होते हैं? थोड़ा कलर्ड बनाने का प्रयास करेंगे इसको। है ना। ये जो है वो आपका एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें, 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में। इसमें से 2 छोटी लाइट चेन्स हैं जो आपको बाहर की तरफ दिखाई पड़ रही हैं, और 2 बड़ी हैवी चेन्स होती है ना, जो आपको अंदर की साइड में दिखाई पड़ रही है। जो हैवी चेन है वो क्योंकि संख्या में 2 है तो H2L2 हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2L2। 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स, है ना। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया ही, ठीक है। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग पैथोजन के टाइम में अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। अब एंटीबॉडी का डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, जिसमें 2 लाइट चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स हैं, कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको शो की गई है उसमें। तो वो आप सभी देख रहे हैं। ये डायग्राम बनाने का आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं ये ब्लड में पाई जाती हैं। पहले ये लिखे, ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इस एंटीबॉडीज के बारे में भी लिखेंगे थोड़ा सा। तो बच्चों, आज की क्लास में आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी के बारे में कल के ही सेशन में बहुत अच्छे से बता दिया था, जिसमें 4 तरीके के बैरियर्स के बारे में हमने बात की थी। आज हमने स्टार्ट की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसमें एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तक आपको बता दिया। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कुछ सिग्निफिकेंस हैं, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे, और तब आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।